ये दो चीजें बड़ी बुनियादी हैं। ये भारत में हो चुका है, तीन चार जनरल इलेक्शंस तक की व्यवस्था रही है एक, और दूसरी बात ये व्यवस्था कल लागू नहीं हो रही, अभी लागू होने में समय है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लागू अवश्य होगी, ये संकेत मिल गए। मेहमानों से आपका परिचय करा दे। आलोक वर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आलोक जी का स्वागत है। कि डॉक्टर केबी त्रिपाठी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, केबी त्रिपाठी जी का स्वागत है। तारिक खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तारिक खान साहब का स्वागत है। शैलेंद्र दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, शैलेंद्र जी का स्वागत। शैलेंद्र दुबे जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई देश के लिए जरूरी है, आज की जरूरत है, तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये तो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मर्यादा और मान्यताओं सबको ध्वस्त करने वाला काम है। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो उनने तो कह दिया कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है और संविधान की हत्या कर दी जा रही है। मतलब चुनाव में भी हत्या है नहीं। अभी तक तो ये था कि अतीक के लड़के का एनकाउंटर हुआ तो कहा गया संविधान की हत्या हो गई। अब चुनाव के टाइम टेबल में भी संविधान की हत्या बता रहे हैं। क्या मसला लग रहा है आपको शैलेंद्र जी? देखिए अमिताभ जी, ये बड़ा ही रोचक लेकिन बहुत ही मैं कहूंगा अपरिहार्य विषय है जो हमारे देश की के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस पर चर्चा करनी भी चाहिए। अब इसकी क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं। देश की आजादी के बाद पहली 4 जो आम चुनाव हुए हैं, 1952 का, 1957 का, 1962 का, 1967 का, इन 4 आम चुनाव के साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। लेकिन इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास किसने किया? 68-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई, उनके पहले चुनाव कराए गए। इवन उसके बाद जो है 72 में जो चुनाव होना था आम चुनाव, उसको पहले करा के 71 में कराया। तो इसकी शुरुआत जो आज विरोध कर रहे हैं विपक्षी दलों में जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके द्वारा ही नींव डाली गई। अब देखने वाली बात यह है कि मैं ये समझना चाहता हूं कि इससे नुकसान क्या है। आपको चुनाव में कभी न कभी तो जाना है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप राजनीतिक दल हैं तो यहाँ पर कोई चैरिटी के लिए या सामाजिक संस्था है तो आप चुनाव में नहीं जाएंगे। जब चुनाव का आपको सामना करना है तो आपको इसमें आपत्ति क्या है? और इसमें लोकतंत्र की हत्या कैसे हो जाएगी? चुनाव होगा तो वही प्रतिनिधि चुन के आएंगे, वो आम लोग ही। देश के जो 144 करोड़ में से जितने भी आज 91 और 92 करोड़ मतदाता हैं, वो अपनी सहभागिता से सुनिश्चित करेंगे कि किस दल की सरकार बननी चाहिए या किस गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। तो इसमें आपत्ति कहाँ है? और मैं तो ये कहता हूं कि अगर अभी आम चुनाव जिस तरह से जो समय के अनुसार अगले अप्रैल और मई में है अगले वर्ष, अभी पर्याप्त 6 महीने का समय है आपके पास में। चर्चा के लिए कितना समय चाहिए? ठीक है शैलेंद्र बाबू, एक बार सबको बहस में ले आए, फिर दोबारा आते हैं आपके पास। 2 तरह की चोट होती हैं केबी त्रिपाठी जी। एक ऊपरी चोट जो दिखती है, जिसमें सर फट जाए, हाथ टूट जाए, दूर से नजर आए, क्या? एक होती गुम चोट, क्या? जिसके लगी वही जान रहा चोट कहाँ है। शैलेंद्र जी पूछ रहे थे इसमें नुकसान क्या है, हमने भी ये मसला उठाया था। लेकिन जिन पे बीतेगी उनसे पूछो नुकसान क्या है। वो बता रहे हैं कि घर मकान बिकवा दोगे क्या? फिर गठबंधन का मामला एक समाप्त हो जाएगा। अखिलेश यादव की पार्टी की क्या रुचि फिर लोकसभा के चुनाव में? या वो अपने जेब से 2 रुपया भी फिर खर्च करें, मान लो वो कहेंगे हम विधानसभा में लगा सकते हैं, उसमें मेहनत कर सकते हैं, ठीक। और अरविंद केजरीवाल आपके साथ खड़े कैसे हो पाएंगे जब उनको छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ना, राजस्थान में चुनाव लड़ना? अभी तो अलग अलग है, इधर गाली गलौज, उधर मोहब्बत, दोनों चल सकती हैं। तब तो एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा, या तो मोहब्बत का या गाली गलौज का। या तो भूपेश बघेल को भ्रष्ट बताएंगे केजरीवाल, तो कांग्रेस को भी भ्रष्ट बताना होगा। नहीं त्रिपाठी जी, गुम चोट है मामला, इसीलिए मैं देख रहा हूं बड़ा बवाल है। शफीकुर रहमान वर्ग से लेके रामगोपाल यादव से लेके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और स्वामी प्रसाद मौर्य, सब लोग बिल्कुल, चेहरा भी उनका बता रहा है कि चोट गहरी है। गुम चोट है लेकिन है गहरी। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, आप सुधी पत्रकार हैं, भाषा के अच्छे जानकार हैं, आपको धन्यवाद इस तरह से विषय प्रस्तावना के लिए। लेकिन ये बता दूं कि ये कोई गुमचोट नहीं है और कोई ऐसा बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन ये 2-3 चीजें दिखाती है। मैं इस पर रूप से आपके सामने तथ्यात्मक तरीके से रख दूं।
कि एक जो इंडिया गठबंधन अलायंस बना है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आज एक बड़ी समस्या बन गया है। और मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस हमले से वो कैसे निपटें, क्योंकि चुनाव में तो राजनीतिक हमले होते हैं और जो राजनीतिक हमला उनके ऊपर हो चुका है उससे वो है असंतुलित हो चुके हैं, और इसीलिए ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो उनको खुद नहीं समझ में आ रहे। दूसरी चीज जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं इससे सभी पार्टियां और ये नुकसान हो जाएगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सिर्फ घबराने की जरूरत है इनकी। और अभी खुद प्रहलाद जोशी साहब कह रहे हैं कि कौन सा भी ये लागू, उन्हें खुद पता है कि यह पास नहीं होने वाला है, किस तरह से पास होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस तरह के कुछ ऐसे चमत्कार कर दिए जाए जिससे जनता ये भूल जाए कि बेरोजगारी क्या है, महंगाई क्या है, इस समय देश की समस्याएं क्या हैं, तो कभी उतनी ही ताकत से यूसीसी का मुद्दा उठेगा, अब वन नेशन वन इलेक्शन का उठेगा, और निश्चित तौर पर जो बुनियादी जरूरत के मुद्दे हैं उनसे ये सरकार भागेगी। तो इससे ये स्पष्ट दिख रहा है कि जो 4 राज्यों में चुनाव होने 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें 4 बड़े राज्यों में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है। और जिससे भाजपा को ये लगता है अगर जो वहां 4 राज्यों में हार गए तो फिर लोकसभा चुनाव के परिणाम प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए किसी तरह से महामानव अपनी हार बचा ले, उसका प्रयास है, कोई मामला नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। पार्टी के व्यक्ति को, कार्यकर्ता को, नेता को, प्रवक्ता को ऐसे ही बोलना चाहिए, नहीं तो काटर डिमोरलाइज हो जाता है कार्यकर्ता। चोट गुम भी हो फिर भी अगर घर के मुखिया को लगे तो बाल बच्चे पूछते हैं कि चाचा क्या हुआ, वो कहता कुछ ना कुछ, चिंता मत करो, तुम जाओ खेल जाके, हम देख लेंगे। क्या भले ही पैर न उठ रहा हो लेकिन कहना पड़ता, कोई बात नहीं। त्रिपाठी जी पुराने आदमी हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, उसकी गंभीरता। कोई हारे कोई जीते, मैं एक साथ चुनाव के पक्ष में हूं। कांग्रेस के सबसे बड़े पुरखा नेहरू जी जिस व्यवस्था को लागू कर गए, जो 4 चुनावों तक चल गई, उसमें आज स्वामी प्रसाद मौर्य ज्ञान देंगे क्या? जिनको खुद कितनी समझ है, इसी पे अभी विवाद है। हिंदुस्तान के सर्वकालिक बड़े कद के लोग जिस वक्त थे देश में, उस वक्त ही व्यवस्था चल रही थी। तब आज ये जावेद अली खान से पूछे समाजवादी पार्टी में कि जावेद अली जी आपका अनुभव ज्यादा, आप बताओ क्या चले। अरे उनको क्या पता भाई एबीसीडी। जो नेहरू, पटेल, बाबा साहब, उन राजेंद्र बाबू, उनके समय में जो व्यवस्था हमने अडॉप्ट की, अब उसमें क्या समस्या है? क्या कुछ चिल्ला रहे? नेहरू जी की ना माने तो आप नाराज, और नेहरू जी की मान ले तो बुरा मानते हैं। बताओ क्या करें? आपको तो ताली बजानी चाहिए थी कि भाई नेहरू जी की बात रख ली, अच्छी बात है। तारिक खान साहब, आपकी पार्टी के लोग बहुत नाराज हैं क्या? प्रोफेसर साहब तो तब भी थोड़ा ख्याल रखते हैं कि भाई टीवी पे जाएगा तो वाक्य संतुलित हो, लेकिन जैसे बर्क साहब है वो हत्थे से उखड़ गए क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य तो ऐसा लग रहा था कि ज्यादा देर कैमरा रोका छत से न कूद जाए क्या? वो तो कैमरा वाला रोका कि दादा ने बैठ के बात करो, कुछ चिंता की बात नहीं, अभी हत्या नहीं हो रही, संविधान की टाइम है, रुक जाओ। बोले नहीं हत्या हो रही है क्या? गुमचोट गहरी है क्या? मसला क्या है? नहीं, ये ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चुनाव हारे हैं, हमेशा हारे हैं, ऐसा नहीं, क्यों परेशान है? नहीं, तारिक खान साहब देखिए अमिताभ भाई, आपकी बात का एक मतलब मैं निकाला जी कि अगर कोलिशन करो तो राज्य और केंद्र का दोनों करो, ठीक? आप ये भी कहना चाहते हैं खाली केंद्र का न करो। मान लिया आपकी बात, इसका मतलब यह है कि आप हम लोगों को फंसाना चाहते हो बीजेपी कि भैया सेंटर के लिए तो कोलिशन कर रहे हो, अब ये कानून लाकर हम तुमको फंसा रहे हैं कि स्टेट में क्या करोगे। तो एक स्पेशल कानून ले आइए कि अगर कोई भी 2 पार्टियां गठबंधन करे तो स्टेट में भी चुनाव लड़े और केंद्र में भी साथ में चुनाव लड़े। उसके लिए ये करने की क्या जरूरत है? हम बीजेपी को एक्सपोज करना चाहेंगे कि आप ये इसलिए कर रहे हो कि जब स्टेट, अभी आपने 2-4 लोगों का नाम लिया कि उनके झगड़े कैसे सुलझेंगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ये चाहते हो कि स्टेट वाले मसले में ये फंस जाए, तो हमें फंसाना चाहती है बीजेपी, ये बात क्लियर है। लेकिन ये बात जनता अगर तक हम पहुंचा ले जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप हमें स्टेट के मुद्दे पर फंसाना चाहते हैं और हम निकल लेंगे उससे। ठीक, एक बात और, एक बात छोटी सी सर, जी जी,
आपने कहा नुकसान नहीं है, मैं जानना चाहता हूं फायदा क्या है। एक्सपेंस कम हो जाएंगे। ठीक, 8 से 10,000 करोड़ का एक्सपेंस था ठीक, पिछली बार का, और 45 लाख करोड़ हिंदुस्तान का बजट है, तो इस हिसाब से देख लीजिए ठीक है, कितना खर्चा आता है ठीक चुनाव है, में। ठीक है, ठीक है। उस पर हम पहले सबकी एक बार बोले, फिर जो तारिक खान ने बात की उस पर बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उतना समय नहीं होगा। उसमें कई तरह के खर्चे और कई तरह के नुकसान भारत को होते हैं। हर साल 5 राज्य भारत के चुनाव में होते हैं, ठीक, और उसमें ऊंगी चुंगी सब जोड़ लें हैं तब तो फिर हर दिन चुनाव है, ठीक। उससे क्या नुकसान होता है वो पूरे सेमिनार का विषय है, टीवी में उतनी बात क्या हो पाएगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि थोड़े बहुत जितनी मुझे समझ है मैं बताने की कोशिश जरूर करूंगा कि उससे देश को क्या नुकसान होता है, सिक्योरिटी मूवमेंट कैसे प्रभावित होता है, बहुत सारी चीजें। खैर, और आचार संहिता तो लगती है जब चुनाव होता है। लेकिन ये मैं तारिक खान की इस बात की तारीफ करूंगा कि उनने चोट को गुम रहने की बजाय, पोशीदा रखने की बजाय पजामा हटाया, कांग्रेस की तरह बातें नहीं की कि ऐसा जी वैसा जी, ना, हिपोक्रेसी। उनने कम में तो कहा कि हाँ चोट मारी है, इरादा कत्ल का है, अब बच जाएंगे तो हमारी किस्मत, क्या उतना तो ईमानदारी बात बढ़ते। मेरी समझ शायद ही कभी ऐसे हो कि भारत के लोकतंत्र से जुड़े मसलों पर मेरी समझ गलत हो जाए, तो फिर इतने साल क्या पत्रकारिता की। चोट है और गुम चोट है। और जो बात तारिक खान कह रहे हैं उसमें थोड़ी अतिशयोक्ति है। गठबंधन किसी कानून के तहत नहीं है, ना हो सकता है। सब करो, अपना नैतिकता रखो कि कौन सा चेहरा दिखाओगे। बाराबंकी में 7 होंगे, लखनऊ में खिलाफ लड़ेंगे, सीतापुर में फिर 7 होंगे, जनता झेल ले ये तो कर लो। क्या सोमवार को शादी, मंगल को तलाक, बुधवार को हलाला, फिर शादी, शनिवार को अगर ये चल जाए तो चला लो, कौन रोक रहा है। खैर भैया आलोक वर्मा जी, अच्छा एक बात है, आपकी पार्टी भी है तो बड़ी कौतुक वाली पार्टी नहीं, मतलब होता ना कि ठंड रख, तो वो आपने सीखा ही नहीं आपकी पार्टी ना कुछ चलता रहे, कहीं ना कहीं एनआर सुलगता रहे, और जब तक दूसरे लोग कुछ दूसरे काम में व्यस्त हो तब तक एक ऐसी खबर आ जाए कि वहां मन ही न लगे। ये मुंबई में मान लो शांति से काम कर लेते तो आपको तकलीफ थी। सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ मुंबई में, आना जाना, जहाज उड़े, तमाम 7 स्टार होटल, दिस दैट, लाभ लश्कर, आपने क्यों बत्ती लगा दी भैया। एक देश एक चुनाव करना, मगर ये मुंबई से लौट आते वहां, ठीक है, अब सारे आपने फोकस डाइवर्ट कर दिया इनका। ये चीज ठीक नहीं, कानूनी तौर पर ठीक है, लेकिन इतना तो रखो भाई, ये भी नेतागिरी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, आपस में कुछ तो नहीं। हम लोग शादी भी रखते हैं तो पूछ लेते हैं पड़ोसी की शादी से डेट क्लैश ना करे, नहीं बैंड वाले को भी दिक्कत होगी, आने जाने वालों को भी दिक्कत होगी। त्रिपाठी जी ठीक कह रहा, शादी में भी, और इतना तो सिनेमा वाले भी ख्याल रखते हैं यार। शाहरुख खान आमिर खान से पूछ लेते, आमिर खान अक्षय कुमार से पूछ लेते भाई तुम्हारी रिलीज किस दिन है, उस दिन ना रखें। नहीं, आप अदबद के वही करते हो। ये मुंबई में होटल बुक कराए और आपने रॉकेट लॉन्चर छोड़ दिया, क्या आलोक जी? अमिताभ भाई ये इनकी चिंता हो सकती है कि मीडिया फुटेज कैसे मिले, सोशल मीडिया में कैसे आए, कैसे अपनी बातें दुनिया को बताएं जिसको दुनिया सुनना नहीं चाहती। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो हम तो जो वादा लेकर के आगे बढ़े हैं, लेकर के हम आगे बढ़े हैं, हम उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं अमिताभ भाई जी। हेलो, आ रही आवाज, आ रही, बोलिए भैया जी। हमने तो अमिताभ भाई 370 का वादा किया था कि इसे हम खत्म करना चाहते हैं, हमने खत्म किया, इनको ये बेकरार हुए। हमने तो राम मंदिर का भी वादा किया था, इस देश का मसला था राम मंदिर। हमने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर अगर नहीं बनेगा तो आखिर कहाँ बनेगा। राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। हम तो मथुरा काशी की बात करते हैं, हम उस पर भी चिंतन करते हैं। हम तो समान नागरिक संहिता की बात कर रहे थे, वो भी हमारे मंथन का विषय है। नई संसद हमने बनाकर दिखा ही दी। ऐसे बहुत सारे मसले थे जिनका वादा हमने किया था। 2014 के घोषणा पत्र में पेज नंबर 14 में हमने ये बात भी कही थी कि देश की जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसे बदले जाने की जरूरत है।
और आज अगर हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी पूछ रहे थे आखिर इसका फायदा क्या है। अरे साहब, फायदे ही फायदे हैं। 2019 का जब चुनाव हुआ था तो तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में कोई ना कोई चुनाव चलते रहते हैं। उसमें क्या होता है, आप भी डिस्टर्ब होते हैं, हम भी डिस्टर्ब होते हैं। मान लीजिए आप सत्ता में होंगे तो आप भी काम नहीं कर पाएंगे, हम सत्ता में होते हैं तो हम भी काम नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें इलेक्शन में जिताने के अभियान में लगना होता है। अरे साहब, देश और प्रदेश अगर आपको सत्ता सौंपता है तो ये चाहता है कि आप वहां पर स्थिर होकर के काम करें। 5 साल का आपके पास जो मौका हो उसमें उस पर चुनाव लड़ाने की चिंतन में आप न फंसे। आप देश को प्रदेश को आगे बढ़ाने के विषय में आप सोचें। जब भी किसी प्रदेश में आचार संहिता लग जाती है, किसी इलाके में आचार संहिता लग जाती है तो आप जानते हैं महीने भर तक सारा काम ठप हो जाता है, विकास की कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती। भाई केंद्र सरकार काम करेगी, केंद्र सरकार कोई योजना लाएगी, प्रदेश सरकार को भी उसके साथ आगे बढ़ना है। और जब दोनों सरकार साथ साथ रहेंगी, साथ साथ आगे बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है आम जनता की भलाई के लिए काम होगा। भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है कि देश आगे बढ़े। देश जिस तरीके से आगे बढ़ सकता है भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है। जी नहीं, वो तो ठीक है, ये बातें अच्छी हैं, और लेकिन वो गुमचोट वाली बात भी उतनी सच्ची है। क्या आप टाइमिंग के मामले में बहुत मारक हो, उसमें मुरब्बत नहीं बरतते हुए गलत बात है। थोड़ा लिहाज कर लिया करो, आगे पीछे रख लो। अरे भाई, आप हुकूमत में हो, एक देश एक चुनाव लाओ, कुछ लाओ, लेकिन टाइमिंग तो देख लो। मान लो अगले ने टेंट लगाया नहीं और आपने रॉकेट चला दिया, क्या अब वहां क्या बात करें? मुंबई में वहां हर आदमी को अपनी चिंता पड़ गई। हेमंत सोरेन सोच रहे मैं क्या करूं, और दूसरे क्षेत्रीय दल सोच रहे मैं क्या करूंगा। खैर शैलेंद्र जी, एक हम लोग असल में ध्यान नहीं रखते, और ख़ास तौर पर राजनीतिक दलों के जो लोग हैं उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को गौर से देखते हैं, वरना नारों पर चलने की एक टेंडेंसी है। अगर ठीक से याद रखा होता तो हमको पता होता, 14 में मोदी की सरकार आई पहली बार। 2015 के आरंभ में, त्रिपाठी जी आप भी सुनिएगा भाई, 2015 के आरंभ में यानी आने के 7-8 महीने बाद ही शैलेंद्र जी, भारत की सरकार ने चुनाव आयोग से लिखित तौर पर पूछा कि 52 से 67 तक जो व्यवस्था देश में चल रही थी, लोकसभा के साथ राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन, उसको वापस लाया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने कहा जी हां, किया जा सकता है। कुछ छोटे बदलाव करने होंगे सरकार के स्तर पर, जिनको संसद मंजूरी देगी। बस अगर उस वक्त भी ये बात समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू सब ध्यान से सुन ली होते तो आज चौंकते नहीं। शैलेंद्र जी, सरकार ने 2015 में पूछा था। शैलेंद्र जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा जो आपने जो दिया। मैं इससे भी पूर्व में ध्यान आकर्षित कर दूं, ये विधि आयोग की 170वीं जो रिपोर्ट थी 1999 में, उसमें बाकायदा विधि आयोग ने एक और मसला था, नकारात्मक मतदान की व्यवस्था लागू करने की भी बात कही थी, जो ईवीएम में नोटा के तौर पर विकल्प आया है, जो कि बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यह विकल्प मतदाताओं को दिया गया। तो जब ये मसला विधि आयोग, निर्वाचन आयोग, ये तमाम जितने भी जो नीति निर्धारक जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, सबने इस पर जो है कंसेंसस अपनी दी है, तो मुझे समझ में नहीं आता फिर आपत्ति क्यों है। अभी बात हो रही थी, बेनिफिट की बात हो रही थी, तो मैं जरा जो है इसको प्रिसाइजली इनके सामने रख दूं। अरे खर्च भाई सिर्फ जो है देश का खर्च नहीं, सिर्फ प्रशासनिक खर्च नहीं, राजनीतिक दलों का भी तो खर्च कम होगा। आपको जो है अगर लगातार चुनावों में जाना पड़ता है, तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके पास जो है संसाधनों की कमी है, अगर एक बार में अगर चुनाव हो जाएगा तो आपके पास भी तो वो खर्च कम होगा कि नहीं। तो चाहे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे राजनीतिक दल हो, निर्वाचन आयोग हो, या सुरक्षा बल हो, या आम नागरिक इस देश का, सबको ही जो तैयारी करने के लिए व्यापक समय मिल जाएगा। अभी एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अगर मान लीजिए आपको ये विकल्प दिया जाए कि आपको त्योहार आज से 5 वर्ष में इस तरह का त्योहार मनाना है, 5 साल में एक बार मनाना है, तो आप उसकी तैयारी बड़े ही अच्छी मनोदशा के साथ करेंगे। और मेरा ये मानना है स्पष्ट, मैं ये आकलन करता हूं, तो मतदान का प्रतिशत भी बढ़ जाएगा। जब सबको ये पता होगा कि चुनाव एक ही बार आना है, तो लोगों में जो है रुचि बढ़ेगी, भाई हमने वोट करना है।
अभी क्या है कि हर 6 महीने में चुनाव रहता है, तो लोग कहते हैं अरे ये तो आता जाता रहता है। तो राजनीतिक व्यवस्था में जो लोगों की अभिरुचि कम हुई है, मैं स्पष्ट मानता हूं कि उसमें जो बढ़ोतरी हो गई, तो इसको तो आप सभी को यूनानिमसली स्वागत करना चाहिए। और इसमें जो फायदे है, देखें इसमें नुकसान जो मुझे लगता है वो नुकसान सिर्फ इनको तत्कालिक ये लग रहा है, ये इनकी रणनीतिक भूल हो सकती है। अरे भाई एक बात बताइए, क्या आप चुनाव पूर्व गठबंधन, आज तक जितने भी ये विपक्ष में दल है, कौन सा दल है जो लंबा जो है कई दशकों से गठबंधन के साथ आप हैं क्या? नहीं है। जब आप चुनाव होता है तब आके वो खड़े हो जाते हैं और वो सहारा लेने का प्रयास करते हैं कि जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है या फिर जो चीजें ठीक नहीं हो रही है, ये सब जो है अब कन्वेंशनल चीजें हो गई है। अब आपको जो नया मतदाता, युवा मतदाता है, जिसकी आबादी लगभग 65% है, आपको उसकी मनोदशा के हिसाब से आपको चीजें सोचनी पड़ेगी। ठीक है, और एजेंडा को लेके आइए ना, जिन स्टेट्स में जो चलेंगे। अभी रुकिए, मैं त्रिपाठी जी के पास चलता हूं। त्रिपाठी जी एक बात बताओ कि बाकी क्या मुद्दे उठने चाहिए वो तो आप कही रहे हो, इंडिया मुंबई से भी आए ही है बात, सारी लोग नेताओं ने कही है, वो सब बातें ठीक हैं। लेकिन ये मोदी सरकार पर खास तौर पर को लेके ऐसा कहना कि अभी तो शोषा है, होगा कि नहीं होगा, ये मुझे लगता है जोखिम भरी बात है, खतरा है इसमें। क्योंकि जब जब ऐसा कहा गया तब तब उससे ज्यादा हो गया। नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था कि अध्यादेश कोई पास थोड़ी ना होगा, संसद में गिर जाएगा। वो ऐसा पास हुआ, डबल वोट मिल गए। क्या नहीं, 102 थे, 132 मिल गए, डबल ताकत से पास हो गया। वो हाय हाय हो रही। उनने कहा, अरविंद जी ने कहा कि भाई मनीष सिसोदिया कोई माइकल लाल गिरफ्तार नहीं कर सकता, वो भगत सिंह है। क्या जमानत नहीं हुई आज तक, भगवान का नाम लेके। क्या बोले मंदिर नहीं बन सकता, मंदिर बन गया, जनवरी में लोकार्पण है। फिर कहा गया कि मोदी में अगर हिम्मत है तो 370 हटा के दिखा दे, खून की नदियां ना बह जाए। वहां कोको कोला तक नहीं बहा, नहीं शिकंजी तक नहीं गिरी किसी के गिलास से। नहीं, अब आप लोग करोगे ऐसा करके दिखा दें, मान लो कर ही देंगे तो क्या हो जाए, कर लेंगे। संसद के दोनों सदनों में उनके पास बहुमत है, नहीं तो सिवाय बाहर एएनआई को बाइट देने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा और क्या हो सकता है विकल्प? त्रिपाठी जी वो मैं समझ रहा हूं बता देंगे, लेकिन ये बात नहीं कि क्या आप जब उसे समझिए, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और भारत में हर तरह की संस्कृति, हर तरह की प्राकृतिक स्थिति, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। जो व्यवस्था पंडित नेहरू ने शुरू की थी, आपने भी कहा कि पंडित नेहरू बहुत विद्वान थे, निश्चित तौर पर दुनिया का हर व्यक्ति स्वीकार करता है। लेकिन जब ये देखा कि भारत की विविधताओं को साथ लेकर चलना होता है और इसमें जब वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तो इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट एक ही है अमिताभ जी, बड़ी संजीदगी से मैं कह रहा हूं कि जो क्षेत्रीय अपेक्षाएं होती हैं, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं, वो दब जाती हैं। यही गुमचोट है, यही गुमचोट है। नहीं, अमिताभ जी चोट है वहां, तो मैं बता रहा हूं कि चोट तो मोदी जी को बहुत तगड़ी लगी है। उनको समझ में आ गया है कि अब 10 साल उनके पूरे हो गए, जितने भी जुमले दिए थे उनके आधार पर, इसलिए रोज एक नया ऐसा जुमला ला रहे हैं। लेकिन अभी जब समय विपरीत हो तो सारे फैसले उल्टे पड़ते हैं, ये भी उल्टा पड़ेगा। त्रिपाठी जी अच्छा एक बात और कह दें, ठीक है, लेकिन संजय जी 1 मिनट दे दीजिए। जी 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 इसमें कोई बात नहीं हो रही कि इससे डिमेरिट्स क्या क्या है। एक तो सबसे बड़ी समस्या यही कि फिर जो 140 करोड़ की जनता है वो सिर्फ एक मुद्दे पे वोट करने जा रही है, जिसमें उसका जो लोकतंत्र का असली अर्थ है कि हर लोकतंत्र के सिपाही, हर लोकतंत्र में नागरिक को अपनी समस्याओं के आधार पर वोटिंग का जो अधिकार मिला हुआ है, ऐसा वो सोचता है, उसको कहीं ना कहीं बाधित किया जा रहा है। इस आधार पर यह जो संघीय व्यवस्था की सोच है, ठीक है, संघीय व्यवस्था, ठीक है त्रिपाठी जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार हम ऐसा बोल जाते हैं अपनी विद्वता में, तारिक भाई आपके पास आ रहा हूं, कि अपने बाबा पर ही लांछन हो जाता है हमारा बोला। क्या ये संघीय व्यवस्था, ये लोकतंत्र, ये संविधान, ये डेमोक्रेसी, हांगकांग, जापान, ये जवाहरलाल नेहरू को नहीं पता था? उनसे ज्यादा हमको पता है क्या? अरे वो तो बनवाई थे संविधान वो लोग, तो हमने आपने तो किताब लेके पढ़ी कि तारिक खान ने बनवाया था, कि हम अमिताभ बच्चन ने बनवाया था संविधान। वही लोग जो देश चला रहे थे उस वक्त वही संविधान लिखे थे भाई। उनको नहीं पता था संघीय का मतलब क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर अंग्रेजी में कह दो, उनको नहीं पता था।
4 जनरल इलेक्शन देश में वो व्यवस्था चली जिसको अब कांग्रेस कह रही है कि ये लोकतंत्र के मूल स्वरूप के खिलाफ है। तो ये तो डिमांड से जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ निंदा प्रस्ताव है। यही बात भाजपा वाले बोल देते तो आप देश भर में मोमबत्ती लेके जुलूस निकालते, कहते भाजपा वालों बताओ नेहरू जी का अपमान कर रहे हैं, और साथ में सपा वालों को भी ले जाते तुम भी मोमबत्ती जलाओ। नहीं, वो मन से नहीं जाते लेकिन मजबूरी में तो जाते ही। सोचो सोचो भैया, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। आलोचना करते हो तो पंडित जी का चेहरा खराब होता है, ये भी मसला। तारिक खान साहब, मसला प्रैक्टिकल है दोस्त, क्या बाकी लिखित पढ़त में सब ठीक है, सरकार को अधिकार है, संसद को अधिकार है, हो जाएगा तो कुछ दिक्कत नहीं, ठीक। चुनाव आयोग कह चुका कि हाँ हो सकता है, ठीक। भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका भी इस पर कई बार सवाल उठा चुकी है कि बार बार चुनाव से देश का सिस्टम नहीं बन पाता है, ठीक। और व्यवहारिक सच ये भी है कि जो सरकारें हैं वो ऐसे भी वो फैसले लेती रहती हैं राज्यों में, केंद्र में, जो जहां होता है वो व्यवहारिक तौर पर सही हो ना हो फैसला जिससे वोट मिल जाए, क्या वो कहते पहले जीत लो बाद में देखेंगे, ये भी होता है क्या। सड़क इधर से उधर नहीं मुड़ सकती, बोले यार अनाउंस कर दो कि मोड़ेंगे, सीट निकलनी चाहिए, बोले भाई साहब नहीं मोड़ेंगे, अरे मोड़ेगी नहीं मोड़ेगी तुम अभी अनाउंस करो, होता है कि नहीं तारिक खान। इन सब झंझटों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। 5 साल में एक बार वोट पड़ेगा, उसी से लखनऊ का चीफ मिनिस्टर तय हो जाएगा और दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर। एटा एटावा फर्रुखाबाद के लिए कोई बुरी बात है नहीं। देखिए अमिताभ जी, देखिए हर चीज पे नजरिया लोगों का अलग अलग होता है जी। आप मिक्सचर कैसे कर सकते हैं, केंद्र के मुद्दे और राज्य के मुद्दे दोनों अलग अलग हैं। मोदी जी की पोजीशनिंग अलग है और स्टेट में इनके पास राजस्थान में कोई नेता नहीं है और वसुंधरा राजे और विधायक लड़ रहे हैं, ये भी सच्चाई है। आप सेंट्रलाइज करना चाहते हैं कि मोदी के चेहरे वोट दे दो और नीचे हम सीएम किसी को बना लेंगे। एक मिनट बाबू, एक मिनट हम इसमें एक मिनट आपको वस्तुस्थिति बता दें ताकि बहस, फिर ये तो अब ऐसा माध्यम है कि युगों तक बहस सेव रहेगी, लोग देखते रहते हैं और आप लोग जो बोलो वो प्रामाणिक बोलो, अच्छा रहेगा आगे लिए। 2 ईवीएम होंगी मित्र, ठीक। जब आप केंद्र के लिए लोकसभा के लिए वोट दबाएंगे बटन, ठीक, ये रिएक्शन सुन लो बाबू, तो आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और उस ब्रह्मांडीय परिस्थितियों को दिमाग में रखे, कोई रोक नहीं। जब आप लखनऊ के लिए दबाएंगे तो आप पानी बिजली खड़ंजा दिमाग में रखो, कौन रोक रहा है, कोई रोक है क्या उस पर? नहीं। ये किसने कहा कि एक ही मुद्दे पर फोर्स किया जाएगा? ना ना, ननकू को आजादी होगी, भाजपा को वोट दे लखनऊ के लिए और सपा को वोट दे दें दिल्ली के लिए, ननकू की आजादी है, कौन रोक लेगा? मैं बोलूं सर जी। देखिए निकाय चुनाव में पार्षद और मेयर के चुनाव एक साथ होते हैं, जहां सिंबल कॉमन होता है और कैंडिडेट मजबूत होता है, दोनों जीत जाते हैं, कोई वजह होगी। देखिए 2 चुनाव में आपने कहा, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि आप भैया नीचे वाले को नीचे ऊपर कर लेते हैं, नीचे स्टेट को कर देते हैं, ऊपर केंद्र को कर देते हैं, नीचे अपने हिसाब से दे दो, ऊपर अपने हिसाब से दे दो। लेकिन मैं खुद निकाय चुनाव लड़ता रहा हूं, बड़ा प्रभाव पड़ जाता। मैं ये कह रहा हूं चलिए ये व्यवस्था ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले आइए, लेकिन आप मिक्सिंग नहीं कर सकते स्टेट के मुद्दे। कौन मिक्सिंग कर रहा है? किसने कहा भाई? होगी मिक्सिंग। ना ना, किसने, कैसी बात कर रहे हो? एक मिनट रुक जाओ। इस देश में एक बात मेरी छोटी सी सुनिए जी, छोटी सी सुनिए जी। मोदी जी का चेहरा केंद्र के लिए केंद्रित है, ठीक है। आप राजस्थान मोदी जी के नाम पर लड़ेंगे और साथ में चुनाव हो जाएगा, तो आपके जो प्रचार होंगे वो केंद्र पे बेसिस होंगे। अरे भाई हम ये कैसी बात कर पाएंगे? ठीक, तारिक एक बार रुकिए, शैलेंद्र अभी नहीं आएंगे भैया। ये कमल फूल के सिंबल की ताकत को कम नहीं कर पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी रुकना होगा बाबू, अभी रुकना होगा। ये छूट राहुल गांधी को भी है। भैया आलोक जी, यार एक बात, मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी के लिए उम्मीदवार घोषित कर दे, कौन रोक रहा है? या खुद हो जाए क्या? लड़ना चुनाव। आज क्या लड़ाई इस बात की है कि मोदी का चेहरा बड़ा है इसलिए ये बेच नहीं आना चाहिए? मैं समझ रहा हूं एमआरआई में कुछ और आ रहा है, दर्द कहीं और है, ये भी मैं जान रहा हूं,
क्या मशीन में ठीक है नहीं आ रही है एमआरआई, दर्द कहीं और है। त्रिपाठी जी भी पुराने आदमी समझ रहे हैं कि ये खेला क्या है, इसीलिए मुस्कुरा रहे आलोक जी, ये भी समझ रहे कि गुरु अब की ठीक हिट किया। आलोक जी देखो, वो सब लोग कहे, हमने उत्तर दे तर्कपूर्ण उत्तर रखने की कोशिश की, लेकिन हम आपसे फिर भी कहेंगे कि गुरु आप भी चैन से नहीं बैठते। नहीं, आपने बवाली चीजों की एक लिस्ट छोटी डायरी में लिख के रख रखी क्या अंदर, और टाइमिंग बोले गुरु जब आएगा मौका। और एक बात कह दूं, फिर आलोक जी उस पर उत्तर दे देंगे त्रिपाठी जी से और तारिक खान से। भाई देखो, मोदी जी की राजनीति झटके देने वाली है क्या? भाजपा को भी झटका लगता है, इनसे पूछिए आलोक जी से। भाजपा वालों को भी कुछ नहीं पता होता है क्या होने वाला है क्या? आलोक जी गलत तो नहीं कह रहा? ठीक, तो मसला ये मैं अपना हंच रख रहा हूं, हो सकता है एक देश एक चुनाव के साथ ये परसों कानून बने और कल कानून बन जाए भारत के लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। लिख लो मेरी बात को, फिर बाद में फिर डिबेट करो, झटका खाओ, कहे हमको बताया नहीं। क्या ये संघी गण क्या है का संविधान की कत्ल हो गई और लोकतंत्र का हत्या हो गया। पिछली बार जैसा विरोध कर लिए थे सपा वाले और लालू जी की पार्टी वाले, अब की विरोध नहीं कर पाओगे, गंगा में बहुत पानी बह गया। और कांग्रेस तो ताली बजाने के लिए मजबूर है। क्या ताली बिना बजाए कहीं जा नहीं सकती, चाहे अंदर से कितना भी दुखी हो जाए कि क्या बवाल कर दिया। ये भैया मैं सामान्य जानकारी दे रहा हूं, बाद में ये तो कहोगे कि अग्निहोत्री जी ठीक आदमी है, वक्त से पहले बताए थे। आलोक जी भाई वो ये कह रहे हैं, विपक्ष का मूल स्वर ये है कि मोदी अपने चेहरे पर, मैं उनके शब्दों को अपने वाक्य में देता हूं भाव को, कि मोदी अपने चेहरे पर लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, फोकस्ड करना चाहते हैं। ये मेरे ख्याल से विपक्ष को लग रहा है। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है बहस में शामिल होके कि चोट बड़ी गहरी लगी है। 2000 मैंने पहले कह दिया था गुम चोट है। नहीं, अब मुझे महसूस हो रहा है, अब मैं महसूस कर रहा हूँ। 2022 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था तो अखिलेश यादव बात आ जानते भैया जी करके बैठे थे और बोर्ड में लिखा था आ रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री पद के लिए मैं आ रहा हूं। और अभी 2022 गुजर गया, 2024 आ रहा है, तो उनके एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए अखिलेश का नाम भी हो सकता है। तो उनकी चिंता जायज है, क्योंकि वही जो है प्रधानमंत्री भी बनेंगे, वही मुख्यमंत्री भी बनेंगे। ये तो कहिए क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष कुछ उनके परिवार के दूसरे लोग बन जाते हैं, तो उनकी चिंता जायज है। रही भारतीय जनता पार्टी के पास की बात, तो भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी का भी चेहरा है हुजूर, और उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी चेहरा है। हमने देश में पिछले 10 सालों में क्या बदला है, ये मोदी जी की बात जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में मोदी जी क्या परिवर्तन लेकर के आए। और जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो 6 सालों में हमने उत्तर प्रदेश में क्या बदला, ये भी पूरा खर्रा चिट्ठा हम लेकर के सामने आते हैं। तो हमारी चिंता मत कीजिए। जो लोग आगे बढ़ने के लिए आए हैं, देश को परिवर्तन की राह पर ले जाने के लिए आए हैं, देश के लिए जो सही होगा वो करेंगे। मुश्किल ये है कि जो भी सही काम होता है, अयोध्या में मंदिर बनता है तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी होती है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ नहीं हो पा रहा था, रोज वहां झगड़ा हो रहा था, रोज आतंकवादी बम फेंक रहे थे, जब हमने हालात बदले तो इनको चिंता हुई। मथुरा काशी में क्या होना चाहिए ये भी बदल सकते थे, हमने वहां के हालात बदले और हालात बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए काम तो ये भी कर सकते थे। तो कहते हैं बहुत जोर शोर से कि यम हमारे वाई हमारे, लेकिन जब सत्ता में आ जाते थे तो काम तो नहीं किया उनके लिए। तो हमने सबके लिए काम किया है। हिंदुस्तान या कोई इलाका, कोई प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़े, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है। और इस देश की जरूरत थी अमिताभ भाई, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इस देश की जरूरत थी कि एक साथ इलेक्शन हो, कि कोई भी सरकार रहे, हमारी सरकार रहे, किसी और की सरकार रहे, उसकी भी जरूरत है कि अगर 5 साल जनता ने किसी क्षेत्रीय दल को राज करने का मौका दिया है तो 5 साल चैन से राज करे, व्यवस्था को बदले,
ये नहीं कि समाजवादी पार्टी आज जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, फिर मध्य प्रदेश में चुनाव होने लगा तो अखिलेश यादव पहुंच गए मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में ही अखिलेश यादव पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुदा न खास्ता कभी बन जाए तो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचे, मध्य प्रदेश के बारे में सोचने के लिए आलोक बाबू, ठीक है, आप ही उत्तर प्रदेश के बारे में सोचेंगे, आलोक बाबू, ठीक है, राजस्थान के बारे में ठीक है, आलोक बाबू रुकिए। मैं एक बहुत व्यवहारिक बात कहता हूं जो कहीं बहस में नहीं मिलेगी और गूगल पे भी नहीं मिलेगी, शैलेंद्र बाबू, लेकिन मेरा तो हृदय में सारे मित्रों के लिए एक स्वभाव रहता है। मेरे मित्र कांग्रेस में भी है, सपा में भी, बसपा में भी, भाजपा में भी। मैं कांग्रेस के लोगों से कहूंगा, त्रिपाठी जी आप सब बसपा का मैनेजमेंट ऐसा है कि उसमें रोटेशन में मिठाई आती रहती है, क्या सरकार में रहे ना रहे फिर भी ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आती रहती है, उनका एक सिस्टम है। वो सिस्टम यहां तो नहीं बता सकते लेकिन है, क्या सपा को अभी 12 तक ये सरकार में थे ही तो इनके पास भी इनने जो खराब ना होने वाली मिठाई है वो तो रिजर्व में रखी ली है, क्या तो गाड़ी घोड़ा बस कार मेंटेन कर लेते हैं, क्या आप सोचो बार बार के चुनाव, हालत ये हो गई कि प्रतापगढ़ में दफ्तर जिसका था उसने खाली करा दिया, तो इलाहाबाद वाले ने नोटिस भेज दिया कि आपने बिल नहीं दिया, किराया नहीं दिया, क्या वो तो नसीम भाई थे, नसीमुद्दीन जी, तो वो थोड़ा बहुत कांग्रेस कार्यालय में पैसा लगवा दिए अपना, नहीं पर्दा डलवा कुर्सी मेज। फाइनेंशियल क्रंच से भी तो उबर जाओगे आप लोग, नहीं उबर जाओगे? लंबे समय तक सरकार में बातें कोई नहीं बताएगा, मेरे जैसा बैल मिश्र बताएगा, लंबे समय तक सरकार में न रहो तो चंदा भी कोई नहीं देता, सच्ची बात तो ये है, क्या अमिताभ जी कभी कभी लगता है ऐसा शुभचिंतक किसी को न मिले। लो नहीं, अरे भाई हम कह रहे तो क्या करोगे, अपनी जेब का कहां से लगाओगे, कहां से लगाओगे बताओ? एक ही बार लड़ लो भैया, जनेऊ तिलक और ब्याह सब एक ही बार में कर लो, कम से कम 4 बार का खर्चा तो बचेगा। मिल जाए तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं। तो आपकी वक्तव्य से समझ में आ रहा है, आप देख रहे हैं कि मोदी जी को इतनी गहरी चोट बैठी है। त्रिपाठी जी अरे एक बात बताओ, आपके पास खर्चे की समस्या है कि नहीं है? नहीं है, पैसे की समस्या नहीं, हमारे साथ जनता खड़ी है और जनता कैसे बात कर रहे हो, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। हिमाचल में देखिए, बताते हैं, कर्नाटक में देखिए, के लिए तो समस्या है, राहुल गांधी जी के लिए तो समस्या है, कभी कर्नाटक भेजेंगे, कभी राजस्थान भेजेंगे, कभी मध्य प्रदेश भेजेंगे, तो विदेश के दौरे पे कब जाएंगे? आप बोल रहे हैं शादी के लिए आप दुखी हैं तो महंगाई आपने बढ़ा दी है, गांधी जी परेशान है, कभी लालू यादव जी चिंता जाहिर करते हैं, दिया है, स्वास्थ्य व्यवस्था भैया रुक जाओ, मैं तारिक खान के पास चलूंगा। तारिक खान मैं प्रैक्टिकल बात है, कृषि में कुछ नहीं रखा भाई, आपने विधानसभा लड़ोगे ठीक, तो पुराना जो रखा हुआ उसमें से 1000 करोड़ लगेगा, क्या क्योंकि वो स्टेक है आपका, है लोकसभा कितना भी बेमन से लड़ोगे दोस्त, फिर भी 100-150 करोड़ तो कहीं नहीं गया, क्या भाई जहां जाओगे डीटीसी की बस से तो जाओगे नहीं, जहाज से अपने ही जहाज से जाओगे, सर्विस फ्लाइट से भी नहीं जाते, क्या लाव लश्कर घोड़ा गाड़ी झंडा बैनर सब दुनिया का होटल रुकना रखाना पैसा लगता है भाई, नहीं तो बार बार चुनाव से जो कुछ रखा मटका खाली नहीं हो जाएगा, एक ही बार हो जाए बात खत्म, नहीं कुछ तो जान बचे और सरकार में आ जाए तो फिर भर लेना टंकी। तारिक खान व्यवहारिक बात है कि नहीं, अच्छा बताओ। नहीं ठीक है आपकी बात से, मैं आपकी बात को कहां काटा नहीं, टीवी पर आप कह सकते हो लेकिन सच्चाई सब जानते हैं कि जो मैं कह रहा हर पार्टी के लिए सच्ची बात है। जब आप सरकार में नहीं होते ना मित्र, टेलीफोन नहीं उठाता आदमी। हमारी बात तो सुन लीजिए जी। जैसे कभी कभी मंझा हम लोग पतंग उड़ाते हैं ना तो हमारे ही पैर में फंस जाता है, फिर छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। ये मंझा छोटे दलों के लेकर, बड़े छोटे दल हैं इनके पास, मिजोरम में इतनी बड़ी पार्टी, वो लोग इनके पैर में मंझा फंस न जाए हमें चिंता है, लेकिन चलिए न फंसे। एक आंकड़ा रखिए, 87, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, 87 लाख रुपया प्रति विधानसभा बीजेपी ने खर्चा किया। ठीक है, ठीक, चुनाव का जो खर्चा है, प्रचार का टोटल खर्चा
वो 8 से 10,000 करोड़ आता है। जो 60,000 करोड़ रुपए बता रहे हैं वो आप 5,00,000 करोड़ खर्चा कर दो, आपके ऊपर है। मगर खर्चा वो माना जाएगा जो चुनाव आयोग चुनाव प्रबंधन में खर्चा करता है। बाकी तो 2 नंबर से चाहे जितना खर्चा करता है। अब मैं कह रहा हूं कि 45% चुनाव का खर्चा आपने किया। 87 लाख रुपए चुनाव आयोग की रिपोर्ट है ये मोबाइल में। ठीक है, ठीक है। प्रति विधानसभा यूपी में आपने खर्चा किया। ठीक है। तो सबसे ज्यादा रुपया तो आप खर्चा कर रहे हो। क्यों? आप अपनी तरफ से ये कह दो कि हमारे लोग पैदल जाएंगे, चना रोटी खाएंगे और आराम से बड़ा मंच नहीं लगाएंगे, तो चुनाव का खर्चा वहां से भी तो कम हो सकता है। सर, मोदी जी के लिए बड़ा मंच ना लगे। ठीक है तारिक खान साहब, अभी ठीक मोदी जी वीडियो, एक सेकंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी बात करते हैं जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक डिजिटल युग है। है। ये बात इसलिए छोटी पार्टियों को शोभा नहीं देती शैलेंद्र जी, ठीक है ना। उनके नेता अभी भी सुल्तान आलम मां बदौलत वाले औरा से बाहर ही नहीं निकले, सरकार रहे ना रहे। वो घर से बाहर निकलेंगे मुंडन में भी तो निजी विमान से जाएंगे क्या? उसको ऐसा नहीं लगता। और कांग्रेस की बात थी, अब त्रिपाठी जी ने मेरी बात यहां नकार दी, अच्छी बात है। लेकिन हम कांग्रेस के सैकड़ों मित्रों को जानते हैं जो हमसे कहते हैं कि भाई साहब क्या करें, जिनको इतना ओबलाइज किया सरकार में जब हम थे वो भी टेलीफोन नहीं उठाते क्या? क्योंकि वो जानते हैं सत्ता में है नहीं, आने की संभावना नहीं, पैसा क्यों दे। बड़ी मैं तो प्रैक्टिकल बात कहता हूं, मेरे पास ये सब लपजप नहीं क्या। बसपा के पास चूंकि वो रसीद वाला एक मैनेजमेंट है, एमएलए की टिकट चाहिए तारिक को, आ जाओ भाई 75,000 सदस्य बनाओ, 75,000 गुणे 2, 1.5 करोड़ रुपया जमा करो, तब तुम्हारे बायोडेटा विचार करेंगे। ये उनके पास मैकेनिज्म है, बाकी के पास तो नहीं ना। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भाई। चंद्रबाबू नायडू पूछिए जाके क्या स्थिति है। ओ जब सरकार में थे तो क्या जलवा था त्रिपाठी जी, क्या? सीपीएम वालों से पूछिए जाके, पहले इतनी चाय पिलाते थे कांच गिलास में, अब इतनी कर दी दफ्तर में क्या? अब ग्लूकोज का बिस्कुट भी बंद कर दिया क्या? जब सरकार थी तो बंद और मक्खन वगैरह मंगा देते थे क्या? अब बिस्कुट भी बंद कर दिया। हमको मालूम है भाई साहब वो फिर का हाल क्या है। सच्ची बात बता रहा हूं, 4 बार चुनाव लड़ने का हौसला सब कर रहे हैं, बोले नहीं हम लड़ेंगे लगातार। लड़ोगी कहां से भाई साहब? गाड़ी घोड़ा में तेल डलाने का पैसा है? शैलेंद्र जी ये भी एक कड़वी सच्चाई है। छोड़ो विकास को, पहले इसी को समझ लें। नहीं, अगर नेता कहता कि भाई साहब अब क्या करें, अब चुनाव सिर पे आ गया तो लड़ना तो कुछ तो करना पड़ेगा, मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूं, नहीं तो खत्म हो जाऊंगा जिले में क्या? कहता 2 बीघा खेत बचा, इस बार बेच देते हैं, लेकिन चुनाव तो फिर अगली बार आ जाता था। शैलेंद्र जी ये सच्चाई है कि नहीं? इससे सबको बचना चाहिए। शैलेंद्र दुबे जी अमिताभ जी, और मैं एक बड़ा मुझे हैरानगी थी जब कांग्रेस के मित्र ये कहने का प्रयास कर रहे थे, जो फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह का एग्जांपल दे रहे थे। अरे 2014 का आम चुनाव, 2019 का आम चुनाव, उसके साथ में 2014 में 3 बड़े राज्यों में चुनाव होते हैं विधानसभाओं के। उड़ीसा का होता है, आंध्र प्रदेश का होता है, तेलंगाना का होता है। और आर्थिक तौर पर उड़ीसा को हम सब पिछड़े राज्य में काउंट करते हैं। तो क्या उड़ीसा प्रदेश के मतदाता ने जो अपना जो जनादेश दिया, कितना जो था, सेम टाइम चुनाव होता है, लोकसभा में भाजपा को बहुमत देते हैं और इधर जो है आपके नवीन पटनायक को चुनते हैं। वही आंध्र प्रदेश में हुआ था, वही तेलंगाना में हुआ था, और वही 2024 में पुनरावृत्ति होती है। तो ये कहना कि नहीं मतलब मतदाता प्रभावित होंगे, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आपको मैं फिर कह रहा हूं, आपको अपनी जो है ना जो नीतियां हैं उन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और अगर ये विपक्षी दलों के रणनीतिकार अगर ये सोचते हैं कि नहीं, अगर ये सिर्फ जो है मोदी जी के नेतृत्व पे उनको डर ये कह के अगर प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस बात को लिख के ले लीजिए, आपके अगेंस्ट क्लीन स्वीप होगा। ठीक आप मत ये करिए, बजाय उसके मतलब इस बात पर फोकस करिए कि आपकी आलोक वर्मा जी आपको रिटेन होने का चांसेस होगा। ठीक है चलन जी, आलोक वर्मा जी मतलब आप क्या है चाहते हो कि दूसरे लोग जब तक थोड़ा संभले तब तक आप फिर एक गुमचोट ठोक देते हो? मतलब बाकी लोग राजनीति ना करें, भैया क्या चाह रहे हो? नहीं, ये दफ्तर ही बंद करा के मानोगे?
आलोक जी। अमिताभ भाई, हम तो इनकी चिंता कर रहे हैं, जैसा आपने कहा अभी पूरी बहस में, हम तो इनकी चिंता कर रहे हैं कि बहुत पैसा ना खर्च हो इनका। तारिक भाई बहुत आंकड़ा निकाल के लेके आए थे, पढ़ रहे थे उसको कि वहां के इलेक्शन में इतना खर्च हो गया, फला इलेक्शन में इतना खर्च हो गया। हमें तो ये भी मालूम है, अखबार पढ़ रहा था कि अखिलेश यादव बड़ी चिंता कर रहे थे, पता नहीं 1-2% वोट हैं भी कि नहीं मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या दूसरे इलाकों में, लेकिन जब भी इलेक्शन किसी इलाके में होता है तो अखिलेश यादव जी पहुंच जाते हैं। पता नहीं सीट मिलती है कि नहीं मिलती, एक आध मिल जाती है, 1-8% वोट हासिल हो जाते हैं, लेकिन खर्चा खूब करते होंगे। तो हम तो चाह रहे हैं कि खर्चा उनका बचे, थोड़ा इलेक्शन को गंभीरता के साथ वो लड़ें। अगर वो अपने आप को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के काबिल समझते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में आए। अगर उनको लगता है कि दिल्ली के लिए वो जायज व्यक्ति हैं तो उनको दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए। ये शायद नहीं होना चाहिए कि नहीं नगर निगम के कम मेयर बन गए तब भी चलेगा, किसी प्रदेश के सीएम बन गए तब भी बढ़िया बात, और अगर जनता भी बरगलाने में आ गई और दिल्ली की तरफ भेज दिया तो तब भी बात, कुछ रास्ता निकल गया, कुछ छीका टूट गया। मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। आपको अगर आप सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो आपको तय करना चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर आप देश की तस्वीर बदलना चाहते हैं तो उसका चिंतन करिए, उसके लिए उस तरीके से आगे बढ़िए। अगर आप प्रदेश के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये नहीं कि एक हरा कुर्ता वाला आदमी आए और अचानक कह दे कि नहीं अखिलेश यादव जी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक दूसरा कोई दूसरी पार्टी। नहीं, हरे वाले ने नहीं कहा था भाई, नहीं बोला। हाँ, हरे वाले को काला बेट रहे भाई, उन्होंने नहीं कहा था। हाँ, ये तो जूही सिंह बोली इनकी तरफ से, इनकी तरफ जूही सिंह बोली थी भाई। ठीक है, आवाज आई इनकी तरफ से, ठीक कि दिल्ली की तरफ तो भाई अखिलेश यादव जी भी जा सकते हैं। ठीक है, दिल्ली की बस सबके लिए खुली है, दिल्ली का रास्ता सबके लिए खुला भैया जी। और अब तो एक्सप्रेस वे बन गया है क्या? जी तय कर लीजिए, ठीक है आप जाइए जी। तारिक खान लास्ट कमेंट, ठीक है आलोक बाबू, ठीक है लास्ट कमेंट तारिक खान। अभी हमारे भाई ने तमाम बातें कही जी कि समाजवादी पार्टी का वहां वोट नहीं था। मुझे आश्चर्य हुआ, देश आजाद हुआ था और बीजेपी ने हिंदुस्तान की सत्ता पे कब्जा कर लिया था और आज तक इनकी सरकार चल रही है। ये कभी 1-2 सीट पे नहीं रहे। अरे भाई, जब आप एक उंगली ऐसे उठाते तो 3-4 आपकी तरफ भी आ जाती है। ठीक यकीन हो गया। आगे तारिक खान, आगे बात समय कम है, केवल त्रिपाठी 30 सेकंड क्या कह रहे थे जी। अमिताभ जी, मैं यही कह रहा था कि आलोक बाबू जो सपना देख रहे हैं वो बहुत ही खोखला है और कोई उसका बेस नहीं है। जैसा ये पूरी तरह से व्याख्या कर रहे हैं कि ऐसा सरकार, पूरी तरह से समय जनता विपक्ष बनी हुई है। आप चाहे जैसा कोई सिकुगा छोड़ते रहिए, लेकिन निश्चित तौर पर 24 आपके हाथ से जा रहा है। इसकी आज मैं अमिताभ जी आपको पूरा बता दे रहा है, गुमचोट बहुत गहरी है। ठीक, बहुत अच्छी बात। मैं एक बात कहता हूं, उदाहरण उत्तर प्रदेश से दूंगा। 14 का चुनाव निपट गया था। मुलायम सिंह जी ने, तारिक खान सुनो भाई, मुलायम सिंह जी ने बैठक बुलाई। क्या सुन लो भैया तारिक बाबू, आगे काम आएगी बात। ये तुम्हारी पार्टी का मसला है। मुलायम सिंह जी पुराने नेता थे, मुलायम सिंह जी ने बैठक बुलाई, समीक्षा बैठक बोला गया उसको। ठीक, बहुत बुरी हालात थे, उन्होंने बहुत रोष जताया। मुलायम सिंह जी ने कहा तुम लोगों ने नाक कटा दी, हम पहली बार जब पार्टी बना चुनाव लड़े तो भी इससे 5 गुना बेहतर रिजल्ट लाए थे। तो गोल गोल किया नेताओं ने, क्या नेताजी ऐसा था, दिस था, डेट था, फलाना था। क्या तारिक खान सुन लो, क्या वो लाल कमीज पहने थे इसलिए हो गया, वो नीली नहीं पहन पाया हुआ, वो ऐसा हो गया, झूठ सच अपना ज्ञान। अब मुलायम सिंह तो तपे तपाए नेता थे जमीन के, वो जानते थे कि ये सब बकवास है। उन्होंने 2-4 मंत्रियों के, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, उन्होंने 2-4 मंत्रियों का नाम ले दिए, बोले ये बैठे, इनको 5 साल मंत्री बना के रखा है, इनके बूथ में पार्टी हार गई, ये सब ज्ञान दे रहे हैं, हटाओ इनको। खैर हुई। अखिलेश जी ने कहा कि नेताजी वो मोदी का मामला था। क्या सुन लीजिए, गीता में लिखा शब्द जितना पवित्र उतनी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं। तो मालूम नेताजी ने क्या कहा? उसने कहा नेताजी ने कहा कि हमको ना समझाओ तुम लोग। जयललिता कैसे मोदी के घोड़ा रोक ली, तमिलनाडु में शब्द थे नेताजी के, मुझे बताया गया। क्या नवीन बाबू कैसे मोदी का घोड़ा रोक लिया अपने स्टेट के बाहर, वो हिंदुस्तान में नहीं थे। ये मुलायम सिंह ने कहा अपनी अक्षमता को दाएं बाएं फेंक रहे हो
और अगर गलती नहीं मानोगे उन्होंने कहा तो कभी सुधार नहीं कर पाओगे। दिस इज द पॉलिटिक्स मेरे दोस्त। क्या इसी मोदी के अश्वमेध के यज्ञ में के दौर में भी जब बड़े बड़े ध्वस्तीभूत हो गए, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक है ना, जगन रेड्डी है ना, आप नहीं जीत पा रहे, अपनी कमी भी तो देखो यार। 22 साल हो गए, कितने 22 साल नवीन बाबू को, के त्रिपाठी जी, क्या वो इस देश में नहीं है? उनके यहां मोदी का फोटो नहीं लगता चुनाव में? लगता है ना? क्या आप ये मानो कि भाई हमारे पास शक्ति नहीं है, ये तो मानो ये हमारी रणनीति खराब है, हमारे पास मुद्दे नहीं, हमारे नेता में क्रेडिबिलिटी नहीं, कुछ तो मानो। लप झप कर रहे हो। करे जी मोदी अपना चेहरा बेचना चाहते। अरे आप क्या दूसरे का चेहरा बेच रहे हो? आप भी तो अपने चेहरा बेच रहे हो भाई साहब। क्या आपके पास खड़गे जी हैं, आप खड़गे जी को बेच रहे हो, उनके पास मोदी जी का चेहरा बेच रहे। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी का, बसपा मायावती जी की, इसमें क्या बुराई क्या है? इसमें चिढ़ क्यों है कि भाजपाई मोदी का चेहरा बेचना, और भाजपाई क्या मुशर्रफ का चेहरा लगाएंगे पोस्टर में? गजब करते हो यार। आदमी अपने ही कुलगोत्र का बखान करेगा ना। ये तो कुश्ती है, हार गए तो सम्मानपूर्वक स्वीकार करो यार, अगले की तैयारी करो। आप लोगों के साथ दिक्कत, आप मानते भी नहीं, हाँ मामला गड़बड़ा गया। अच्छा जो जीते उनको क्रेडिट भी नहीं देते हो। मैंने कभी नहीं सुना कि अखिलेश जी ने, मायावती जी ने कहा हो कि जगन रेड्डी बड़े नेता हैं, उन्होंने इस युग में भी 2 बार सरकार बनाई। मैंने नहीं देखा राहुल गांधी ने कभी कहा हो कि मैं सैल्यूट करता हूं नवीन पटनायक को। जब हम सब लोग हार गए बुरी तरह से, तब भी उन्होंने उड़ीसा में भाजपा को नहीं महत्वपूर्ण होने दिया। क्या बोले खड़गे जी? नहीं ना, दुनिया भर का ट्वीट ठोक रहे हैं, सच्ची बात नहीं बोल रहे। बोलना चाहिए ना। मोदी की प्रचंड आंधी थी 14 में, अब की बार मोदी सरकार, आपके सब विकेट ध्वस्तीभूत हो गए थे। क्या मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था तारिक खान कि लोकसभा में हमसे लोगों ने मजाक किया, कहा नेताजी अब तो झंझट ही खत्म, एक ही गाड़ी में सब आ जाओगे। क्या ये शब्द थे नेताजी के? क्या बोले उतने लोग लोकसभा में जिता के तुम लोगों ने भेजे कि एक ही गड़िया में सब आ जाएं। क्या समझ रहे ना पीड़ा? उस समय भी नवीन पटनायक ने भाजपा का विजय रथ रोक लिया था। कैसे रोक लिया था? जयललिता अब तो है नहीं, उस वक्त लड़ रही थी, उन्होंने रोक लिया था। कैसे रोक लिया था? हमको अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी में हम फेल हो गए, पर्चा बनाने वाले को दोष दे रहे। क्या बोले पर्चे गलत बनाया? अरे हमको अंग्रेजी नहीं आती, हम ये क्यों नहीं मान लेते हैं और अंग्रेजी सीखे? सरल बात। क्या अब फेडरलिज्म याद आ रहा है कांग्रेस को? अच्छी बात है, आना चाहिए। क्या जवाहरलाल जी के इर्द गिर्द सारी कांग्रेस नहीं घूमी? और जवाहरलाल जी के समय में तो थोड़ा बहुत इंटरनल डेमोक्रेसी थी भी। श्रीमती गांधी के समय में तारिक खान नारा मालूम क्या लगा था? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। क्या? और ये हमने तुमने नहीं कहा था, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा था, जैसे आज खड़गे जी कहें क्या कि राहुल इज इंडिया, इंडिया इज राहुल। वैसे देवकांत बरुआ ने कहा था मंच से, कान में भी नहीं। त्रिपाठी जी, वो व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं थी, वो फेडरलिज्म था। अब आपको इस बात पे ऐतराज है कि भाजपा वाले मोदी का कटआउट क्यों लगा रहे? अरे भैया आप खड़गे जी का लगाओ, को रोक रहा है? तारिक खान अखिलेश जी की फोटो वाला कुर्ता पहनने को रोक रहा है? नहीं, तारिक खान कोई रोक नहीं सकता ना। आपकी मर्जी, अपने नेता को चाहे जितना प्रसिद्ध करो, लेकिन नेता में जान तो हो। अरे भाई सिंदूर मांग में भरे तो कम से कम आदमी में जान तो हो। कहां पर करूं श्रृंगार पिया मोरे आंधर रे? हेलो बाबू, सास श्रृंगार भी तब अच्छा लगता है जब पिया की आंखें हो, तब देखें। पुरानी कहावत है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तारिक भाई, शैलेंद्र जी, बड़ी पुरानी कहावत है कि कहां पर करूं श्रृंगार पिया मोरे आंधर रे। पिया आपके नेत्रवान नहीं है, इसके लिए दूसरे को दोष कैसे दे सकते हैं? नहीं,
तब फिर इन्हीं के नाम का सिंदूर रखो भैया, फिर क्या करोगे? मूल विषय है, ये तो आज रोचक बहस हो गई, अच्छी बात है, बट मैं एक गंभीर नोट पर बात समाप्त करूंगा। पार्टियां आएंगी जाएंगी, कोई हमेशा के लिए सत्ता किसी की नहीं हो सकती। ये जीवंत लोकतंत्र है भारत। क्या हमने जवाहरलाल जी को देखा और आज भी देख रहे हैं, परिवर्तन ही होता है। हर व्यक्ति का एक युग है, लेकिन एक युग उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी, मुलायम सिंह जी का नहीं था क्या? था ना। आज दोनों नहीं है, नहीं है ना। इसलिए ये सच है कि सब चलते रहेंगे, लेकिन ये तरीका फिर से लागू हो जाए, मैं हृदय से इसके साथ हूं। आज भले किसी को नफा नुकसान हो रहा हो, ये बार बार चुनाव नुकसान करता है, देश के लिए अच्छा नहीं है। फिर कटुता भी कम हो जाएगी। जितना रिश्ता बनता है, जैसे खुरंट लगे चोट में खुरंट बने क्या, तो रहा तो फिर खुरंट उखाड़ दिया जाता, फिर खून आ जाता है, फिर चुनाव हो जाता है, फिर तू में शुरू हो जाती गाली गलौज। अभी 4.5 साल तो प्यार से रहोगे सब राजनीतिक लोग, 5 साल में 6 महीने गाली गलौज होगी। आलोक जी, कम बड़ी उपलब्धि है क्या? अभी कितना तनाव देश भर में रहता है राजनीतिक लोगों में, यह भी बचेगा। इसका उल्लेख कोई नहीं कर रहा, इसका मैं कर रहा हूं। राजनीतिक सद्भाव के लिए भी जरूरी है 5 साल में एक बार चुनाव, सारे चुनाव इकट्ठे करा लो। जनता के विवेक पर भरोसा रखिए। जब भारत में अशिक्षा थी, तब 1952 में जब भारत ने वोट डाल दिया एक देश एक चुनाव के लिए, तो आज नहीं डाल पाएगी। जब भारत की जनता पढ़ी लिखी है, टेक्नो सेवी है। अब आज क्या सवाल है? तब हमने 4 चुनाव तक की व्यवस्था रखी, वही व्यवस्था बहाल हो। आज किसी को लाभ हो हानि हो कोई विषय नहीं, देश को लाभ होना चाहिए, राजनीतिक तनाव कम रहना चाहिए देश में, और विकास को बार बार रोका ना जाए आचार संहिता के नाम पर, एक वो, और दूसरा विकास के नाम पर लोक लुभावनी योजनाओं पर भी अंकुश लगे। क्या? क्योंकि हर बार चुनाव होना है, हर बार होना, कोई स्कूटी बांट रहा, कोई ट्रांजिस्टर बांट रहा, कोई 5 किलो देसी की मुफ्त दे रहा, ऐसे फैसले भी नहीं होंगे। 5 साल में एक बार चुनाव होगा, सब लोग ठीक से अपनी बात जनता को 5 साल समझाइए, जनता इम्तिहान ले लेगी आपका, इन वक्त पर फैसला सुना देगी। धन्यवाद।